आइए मेरे बच्चों, मैं रवि कुमार एंड फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम महाराजगंज। माय डियर फ्रेंड, आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट को देखने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने शुरू में ही बताया था कि किसी भी टेंस का यदि आप एक्टिव से पैसिव बनाना चाहते हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह हो जाती है, क्या आप उस टेंस को पहचान पा रहे हो या आप उस टेंस को नहीं पहचान पा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बातें मैं करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचान पा रहे हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नहीं पहचान पा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफाई क्या हो सकता है। तो हम बोलेंगे ता था, ठीक है, ती थी, ते थे इत्यादि यदि दिया गया हो तो उसे हम लोग क्या समझते हैं बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो स्ट्रक्चर की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बेटा, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इफ या एनी। ठीक है मेरे बेटे, यदि कोई आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेता है तो आप क्या बताएंगे, उसे बताइएगा कि ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड है। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल लिखा मेरे बच्चों, क्या लिखा, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका V2, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वी रोट अ नोवेल। ठीक है, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा V2, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इस स्ट्रक्चर को ये फॉलो करता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रक्चर में है तो सब्जेक्ट आप यहाँ भी देख रहे हैं। ठीक है, V2 यहाँ है तो V2 यहाँ भी देख रहे हैं और ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की मुझे ज़रूरत है तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट भी देख रहे हैं। लेकिन किसी ने पूछ लिया मेरे बच्चों कि यह कौन सा आपका वॉइस है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहेंगे। कौन सा वॉइस कहेंगे बेटा, एक्टिव वॉइस। अब सवाल यह है कि इसे हम लोग एक्टिव वॉइस क्यों कहेंगे। इसलिए हम इसे एक्टिव वॉइस कहेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जैसे पहला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आप देख लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट क्या है, ही है। लेकिन इसमें आपका जो सब्जेक्ट ही है वह कुछ ना कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है मेरे बच्चों, वह एक पत्र लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डूअर ऑफ द जो एक्शन होता है मेरे बच्चों, डूअर ऑफ द एक्शन, है ना। एक्शन का तो मतलब आप जानते हैं क्या होता है, एक्शन का मतलब काम होता है और डूअर का मतलब क्या होता है, काम को जो करने वाला हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है ना, या वॉइस के डेफिनेशंस में हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट डज समथिंग। ठीक है ना। या तो सब्जेक्ट जो कुछ करता है वो आपका एक्टिव वॉइस होता है। जैसे आप यहाँ देख ली, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इस वाक्य में पत्र लिखने का काम करता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, वी है, तो यहाँ पे क्या काम करता है, पत्र नोवेल लिखने का काम करता है। तो व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग अगर जहाँ हो वह भी क्या होता है, हमारा एक्टिव वॉइस होता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो आप इसे जरा एक बार रिव्यू ले लीजिए। चलिए,
हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे इफ या एनी। जैसे हमने लिखा कि यू रोट अ नोवेल, ठीक है बच्चों। इसे वॉइस के हिसाब से कौन सा वॉइस कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। कौन सा वॉइस है ये? एक्टिव वॉइस। इसका सब्जेक्ट कौन है? यू है। ये क्या है? V2 है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब किसी एक्टिव वॉइस की जो सेंटेंस है उसको यदि आप पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम शुरू से बोल रहे हैं कि सबसे पहले उसका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पर आप चले जाइए। तो आप जरा मुझे बताइए इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ? इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है और नोबेल हुआ, ठीक है। इसका पैसिव रूल जो होता है मेरे बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? वाज या वर को लिखते हैं, उसके बाद MB3 प्लस बाई लगाकर सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, उसके बाद इफ या एनी लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद वाज वर को लिखते हैं, MB3 को लिखते हैं, बाई सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग इफ या एनी का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन है बेटा? ऑन नोबेल। तो ऑन नोबेल को हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे। अब बताइए इसके अनुसार आप वाज का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे? तो पता चला कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें वाज का प्रयोग करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि रोड जो दिया गया है यह V2 फॉर्म में दिया गया है, इसका V3 फॉर्म लिखना है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये रिटेन हो जाएगा। फिर बाई लगा देंगे, और यू चूंकि ये सब्जेक्ट के में है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? यू होता है। यदि कोई आपसे पूछता है कि यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो सकता है, व्हाट में बी दी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ यू, तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यू ही होता है। पहले क्या था? यू रोट अ नोवेल, तुम एक उपन्यास लिखें, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है, इस दूसरे सेंटेंस का क्या मतलब है? इस दूसरे सेंटेंस का मतलब यह है कि एक नोवेल तुम्हारे द्वारा लिखा गया है। यहाँ ये रिसीवर ऑफ द एक्शन हो रहा है, और मैंने ये भी बताया था कि जहाँ आपको लगता है कि रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो आपका पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। इसको कौन सा सेंटेंस कहेंगे बेटा? इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्यों अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे? क्योंकि वैसा सेंटेंस जिसमें नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया गया हो, इन दैट सेंटेंस नो या नॉट इज नॉट यूज, दैट इज नॉन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। एक वैसा सेंटेंस जिसमें नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया गया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जरा आप देखिए इस सेंटेंस में कहीं भी आपको नो या नॉट दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। सवाल यह है कि अब इससे संबंधित आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वी बॉट अ नोवेल फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। ये रहा आपका क्वेश्चन। ऑप्शन दे देगा आपका अ नोवेल वाज बॉट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। ऑप्शन बी दे देगा अ नोवेल was being bought from the market, from the market। ऑप्शन सी दे देगा NON, नॉन। मेरे प्यारे बच्चों, आपके 3 ऑप्शन दिए गए। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? वी बॉट अ नोवेल फ्रॉम द मार्केट। ये रहा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो होता है उसे हम लोग V2 कहते हैं, और V2 के बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए इसको चेक कीजिएगा।
ऑन नोबेल आपका यहाँ आ गया है। चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए वाज और वर है तो इसमें हमने वाज का प्रयोग किया। फिर कह रहा है कि मुझे अब MV3 की जरूरत है। यहाँ देखिए बॉट, तो बॉट का MV3 बॉट ही होता है। और यहाँ फ्रॉम द मार्केट है तो फ्रॉम द मार्केट को हमने लिखा, क्योंकि जब एक्टिव वॉइस को जब पैसिव में हम बदलते हैं तो आज के बाद याद रखिए पर्सनल जो प्रोनाउन होता है, जैसे ही की बातें करें, शी की बातें करें, इट की बातें करें, दे की बातें करें, वन की बातें करें, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है यदि वह सब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ हो तो पैसिव के सेंटेंस में बाई के बाद उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे हमने यहाँ देखा वी कौन सा प्रोनाउन है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। चूंकि यह आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया तो आप इसे ऑब्जेक्टिव केस में बदल भी सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में इसे नहीं भी बदल सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है इसमें देखिए, और नोबेल वाज बॉट एंड फ्रॉम द मार्केट, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। ठीक है, क्यों ये सेंटेंस आपका सही हो गया? क्योंकि इसलिए यह सेंटेंस सही हो गया क्योंकि वी जो है इसको हमने क्या किया, यहाँ पर नहीं लिखा। ये सब्जेक्टिव केस में है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए सो डैट हमारा ऑप्शन ये जो होगा यह पूरी तरीके से सही होगा। सवाल ये है कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही क्यों नहीं होगा? तो ऑप्शन सेकंड हमारा इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि इसमें आप देख लीजिए, इसमें इसने बीइंग का प्रयोग कर रखा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि बीइंग की जहाँ तक बात करते हैं वह कंटिन्यूअस में होता है, इसलिए ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन इसी बेस पर आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। चलिए अब इसका अगर नेगेटिव दे दिया गया, नेगेटिव मतलब जिसमें नो या नॉट का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस MV1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और मैं कहूँ इफ या एंड। ठीक है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, ये डिड है, ये नॉट है, MV1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसे कौन सा सेंटेंस कहेंगे मेरे बाबू? इसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्यों नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे? इसे इसलिए हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं क्योंकि इस सेंटेंस में आपका नो या नॉट का प्रयोग किया गया है। आप इसे देख भी लीजिए, क्या है ये नॉट है, तो आपको पता चल गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा कि आई डिड नॉट, ठीक है, राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, पता कीजिए कि सब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये रहा आपका MV1 और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो जब नेगेटिव हो तो इसका पैसिव रूल क्या बनता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए वाज वर प्लस नॉट प्लस MV3 बाई लगा दीजिए सब्जेक्ट इफ या एन। ठीक, जब ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत ना, जिस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बना रहे थे उसी तरीके से इसको भी हम बनाएंगे। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना होगा कि वाज और वर के बाद आप क्या कर देंगे, उसमें नॉट को आप जोड़ देंगे। ठीक है, जब उसमें आप नॉट को जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, जो नेगेटिव जो सेंटेंस है यह नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं हम। वाक्य का ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे और लेटर। फिर देखिए यहाँ वाज है और यहाँ वर है। ठीक है, अब इसमें हमें वाज का प्रयोग करना है, क्या करेंगे,
वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉट लगा देंगे। MB3 राइट का MB3 क्या होता है, रीटेन। ठीक है, और बाई लगा देते हैं। और ये जो आई जो दिया गया है ये आपका सब्जेक्टिव केस में दिया गया है। तो चूंकि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मेरे बच्चों, वो क्या होता है, मे होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज टेक ए रिव्यू। चलिए आइए, अब आ जाते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होगा बेटा, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इफ या एनी आ जाता है। और फाइनली क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। क्या क्या आता है, डीड आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, MV1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे मैं कहूँ बेटा कि डीड आई राइट और नोवेल, पहले आइडेंटिफाई करिए, ये क्या रहा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका MV1 रहा और ये क्या रहा बेटा आपका ऑब्जेक्ट रहा। कुछ नहीं करना है, पैसिव रूल इसका जो होता है, वाज वर्ब को पहले रखिए, ऑब्जेक्ट प्लस MV3 बाई सब्जेक्ट इफ या एनी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या क्या करेंगे, वाज वर ऑब्जेक्ट MV3 बाई सब्जेक्ट इफ या एनी। मतलब यह बताने की कोशिश कर रहा है कि इस वाक्य के जो ऑब्जेक्ट हैं उस पर आप चले जाइए। बताइए इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, और नोबेल है। और नोबेल के अनुसार आप जरा कल्पना कीजिए कि वाज का प्रयोग करेंगे या वर का प्रयोग करेंगे, तो पता चला वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वाज के बाद उसके बाद और नोबेल है, तो और नोबेल को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद राइट जो है यहाँ MV1 में है, इसको MV3 में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये रीटेन। ठीक है, उसके बाद बाई लगा देंगे। और ये जो आई है, चूंकि ये नॉमिनेटिव केस में दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। अगर WH वर्ड पर आधारित दे दिया गया हो तो सबसे पहले WH वर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद MV1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इफ या एनी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि वाई डेट यू राइट अ लेटर। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये क्या रहा आपका सब्जेक्ट, ये क्या रहा मेन वर्ब, ये क्या रहा ऑब्जेक्ट। सवाल यह है कि यदि WH वर्ड पर एक्टिव का सेंटेंस दे दिया गया हो और उसे पैसिव में यदि कन्वर्ट करना हो, तो उसे हम पैसिव में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसका सिंपल तरीका है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये WH वर्ड है ना बेटा, इस WH वर्ड को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे, और लेटर जो दिया गया है इस पर पहुंच जाते हैं। अब जरा मुझे बताइए, और लेटर जो है इसके अनुसार आप वाज का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे, वाज का। तो यहाँ क्या लिख देंगे, वाज। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को आप यहीं से लिख देंगे, और लेटर। ठीक है, वाई वाज और लेटर, राइट है ना बेटा, ये राइट। ये MV1 फॉर्म में दिया गया है। किस फॉर्म में दिया गया है, MV1 फॉर्म में। तो इसका MV3 क्या हो जाएगा, तो रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रिटेन। फिर बाई लगा देंगे। और यहाँ देखिए, ये जो यू दिया गया है ये आपका नॉमिनेटिव केस में दिया गया है। मतलब जो सब्जेक्ट के स्थान पर आता हो, दैट इज नॉन एज नॉमिनेटिव केस, उसे हम लोग नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ यू देखिए क्या दिया गया है, नॉमिनेटिव केस में दिया गया है। और आपसे यदि कोई पूछेगा कि इसका ऑब्जेक्टिव केस आप बनाइए, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मेरे बेटा, यू होता है, और लास्ट में क्वेश्चन।
मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित अब आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। अभी बताता हूँ। चलिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि वाई डिड यू मीट हिम, या हर होगा, ठीक है। ऑप्शन ये दे देगा कि वाई was he met by you, why met by you। ऑप्शन सी जो दे देगा कि why was he met by you, ठीक है। और ऑप्शन डी दे देगा नॉन, NON, ठीक है। देख लीजिए मेरे बच्चों, ये तो आपको पता चल गया कि WH वर्ड है, ठीक है ना। इसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले WH वर्ड को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वाच या वर को लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पैसिव जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखते हैं। उसके बाद आप MB3 लगाते हैं, बाई सब्जेक्ट लगाकर आप इफ या एनी को लिख देते हैं, फाइनली क्वेश्चन मार्क। ये रूल है, क्या है कि सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं, वाज या वर का प्रयोग करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट MB3 बाई सब्जेक्ट इफ या एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग सेंटेंस में। ये रहा बेटा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब, और ये क्या रहा, ऑब्जेक्ट रहा। अगर लड़का होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हिम का प्रयोग करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर लड़की होगी तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, ये WH वर्ड दिया गया है, इस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि वाई वाज ही मीट बाई यू, तो आप तो वाई है तो वाई तो आपने लगा दिया, ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज भी लगा दिया, ही भी लिखा, लेकिन यहाँ ये गलत हो गया, क्योंकि मीट का V3 क्या होता है बेटा, मेट होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सेकंड पर हम लोग आते हैं कि ऑप्शन सेकंड हमारा क्यों नहीं सही है। इसमें देखिए वर का प्रयोग कर दिया है, जबकि नियमानुसार होना क्या चाहिए था, वाज का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है, वाई वाज ही मेट बाई यू, यही ऑप्शन आपका सही है। क्यों सही है बेटा, WH वर्ड है तो इसने WH वर्ड को यहाँ रखा, और इस WH वर्ड के अनुसार क्या किया, उसने वाज का प्रयोग किया, किसके अनुसार, जो ऑब्जेक्ट। अब जरा ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, हिम है, तो हिम को जब लाइएगा तो क्या होगा, उसके अनुसार ही होगा, और ही के अनुसार उसने क्या किया, वाज किया। फिर हिम को इसने क्या करके रखा है, ही में बदल दिया, मतलब किस में बदला, ये नॉमिनेटिव केस में इसने बदल रखा, ठीक है। उसके बाद ये जो मीट है, मीट ये MV1 फॉर्म है, ये क्या करेंगे, इसको मेट में हम बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद बाई लगाकर, उसके बाद यू जो है सब्जेक्टिव केस में लिया गया है, और यू को क्या कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हम क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। आपकी जो एग्जाम है बेटा, उस एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी क्लियर हो गई होगी, और जब आपको ये बातें वीडियो आपको पसंद आए तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तो मेरे वीडियो से सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन साथ ही साथ में आप दूसरे जो बच्चे हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो यार हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके। आप भी सीखिए, वो भी सीखिए, और उनसे भी कहिए आप
कि इस वीडियो को जो है किसी दूसरे के पास आप ट्रांसफ़र करिए, ताकि वो तीसरे भी सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप सबको बिल्कुल पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लाइक करना ना भूलिए, आप शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही साथ में आपके यहाँ एक बेल आइकन की जो घंटी है, वो बेल आइकन की घंटी भी दी गई है, उस बेल आइकन की घंटी को भी आप बजाना ना भूलें। और सब्सक्राइब तो है बिल्कुल आप ना करना भूलें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब जब तक नहीं करते हैं तब तक मुझे जो ऑक्सीजन जो प्राप्त होनी चाहिए वह ऑक्सीजन हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप सब्सक्राइब जो है अवश्य करिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल।